तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के 1 से 25 तक के प्रॉब्लम, जिसमें कि चैप्टर जो हम लोगों ने कवर किया है, कौन सा कवर किया है देखिए ज़रा ध्यान से यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्ब्स लॉ एंड गॉस थ्योरम, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखें कैसे हो गए ये सवाल। तो पहला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए पहला सवाल क्या है, कह रहा है टू चार्जेस आर एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट if a copper plate of thickness d by 2 is placed between them then effective force will be। देखिए ये दो चार्ज हैं, ये Q है, ये Q है और दोनों पे Q Q ही चार्ज है, ठीक है। अब अलग अलग भी ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं, कुछ कहा नहीं उन्होंने। और इनके बीच में एक मेटल प्लेट रख दी गई है, ध्यान रखिएगा। और इनके बीच में अब लगने वाला फोर्स निकालना। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ही मान लीजिए, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R माइनस टी प्लस टी रूट के का होल स्क्वायर। अब आपको मेटल के लिए k की वैल्यू पता है क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, और समथिंग बाई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा फोर्स कैलकुलेट होके कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है टू इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज द कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम। अब इसमें क्या बताना, F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁻⁹। दोनों के दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज हो गया 1.6 × 10⁻⁹, उस पर स्क्वायर लगा देंगे। और 1 एंगस्ट्रॉम को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻10, और फिर इससे स्क्वायर करके इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, जो राउंड ऑफ करने के बाद, ध्यान रखिएगा राउंड ऑफ करना पड़ेगा, करने के बाद 1.5 × 10⁻⁸ न्यूटन आएगा। कैलकुलेशन करके देखिएगा। तीसरा सवाल देखिए, द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस दिस एंड दिस प्लेस 20 सेंटीमीटर अपार्ट। अब फिर वही है, Q1 की वैल्यू दे रखी 1 × 10⁻⁷ कूलम, Q2 की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और आपसे कह रहे हैं R = 20 मतलब 0.2 मीटर पे फोर्स निकाल के दिखाइए। तो फोर्स की वैल्यू अब आपको पता ही है, 9 × 10⁹, 1 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷, और डिस्टेंस 0.2 का स्क्वायर। तो ऐसी स्थिति में सिंप्लीफाई होने पर फोर्स हो जाएगा इतना। अब देखो आगे क्या, इफ अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q सच दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन द वैल्यू ऑफ Q इज। देखो इफ अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q। अब दो इक्वल चार्जेस हैं Q और Q, इनके बीच में एक तीसरा चार्ज स्मॉल q रखा हुआ है, सच दैट द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम देन द वैल्यू ऑफ Q की वैल्यू क्या हो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आए। अब देखिए जरा, सिस्टम के इक्विलिब्रियम में आने के लिए पहले तो इसको मिड पॉइंट पे रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तभी इन दोनों के फोर्स इस पे बराबर होंगे। अब रही बात, इनको भी तो इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इनको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ये जिस फोर्स से इसको धक्का दे, ये उस फोर्स से इसको खींचे, मान लो ये F1 है और ये F2 है। अगर ऐसा होगा तभी इक्विलिब्रियम में आएगा। और ये इसे कब पुल करेगा, जब इसका नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर इन दोनों को हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये इसको अट्रैक्ट करे, इसके लिए इसका नेचर नेगेटिव होना जरूरी है। तो अब मान लो ये F2 फोर्स से खींच रहा है, तो फिर एक बार फिर से बता दूं, F1 फोर्स ये इसके ऊपर इधर को लगा रहा है और F2 फोर्स ये इसके ऊपर इधर को लगा रहा है। वैल्यूज़ रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q × Q डिवाइडेड बाई R², ये इसके और इसके बीच में लगने वाला फोर्स है। और इक्वल टू क्या कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × Q डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, R/2 का स्क्वायर। ये इसके और इसके बीच में लगने वाला फोर्स है। अब चीज़ों को देखो, सिंप्लीफाई करो, Q से Q कट गया, R² से R² कट गया, पलट के ऊपर चला गया, Q = कितना हो गया, Q/4। इतनी बात समझ में आ गई। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, इसमें माइनस साइन मैंने अपनी तरफ से लगाया है। क्यों लगाया, क्योंकि हमें मालूम है कि दोनों के नेचर अपोजिट है। स्मॉल q की वैल्यू -q/4 के बराबर होगी। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आपको इसके आगे के सोल्यूशन को एक्सप्लेन करूँगा। और पाँचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
3 charges this and this are placed in a straight line of length L on point 0 L/2 and L। आप ऐसे समझिए इस सवाल को, ये है ये सवाल संख्या आपका कौन सा है, 5वां सवाल है। 3 चार्जेज है, एक 0 पे रखा है, एक L/2 पे रखा है और एक L पे रखा है। ये है L/2, 0 और ये है L, 0। Q, स्मॉल q, कैपिटल Q एंड 4Q। स्मॉल q, कैपिटल Q और 4Q ये है। फ्रॉम वन एंड इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन Q 0। अब Q पे नेट फोर्स 0 चाहते हैं, समझो बात को। अगर ये Q पे नेट फोर्स 0 चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में ये पूछ रहे हैं कि कैपिटल Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू बतानी है। ज़रा ध्यान से सुनो, ये तो जाहिर सी बात है दोनों Q और Q सेम है तो सेम नेचर होगा, तो ये इसको रिपेल करेगा। मान लो F1 फोर्स से ये इसे रिपेल कर रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको रोकना है, इक्विलिब्रियम में लाना है, तो इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। किसको? Q को, स्मॉल q को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब दोनों के नेचर क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट नेचर वाला ऑप्शन शुरू के 3 है, मतलब चौथा ऑप्शन तो होना भी नहीं है। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करते हैं। अब यहाँ पर होना क्या है कि F1 लग रहा है स्मॉल q और 4Q के बीच में, तो F1 और F2 ये दोनों आपस में बैलेंस होने चाहिए। अब स्मॉल q और 4Q के बीच में अगर हम फोर्स की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q इंटू 4Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, देखो L है। और F2 क्या है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल q इंटू Q डिवाइडेड बाई L/2 का स्क्वायर। अब इसे अगर सिंप्लीफाई करें और ये कट गया, स्मॉल q से स्मॉल नहीं, ये और ये में कितना है 4Q, 4 स्मॉल q होगा, सॉरी ये 4Q है ना, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 4 स्मॉल q इज इक्वल टू 4 कैपिटल Q। तो Q की वैल्यू -Q के बराबर से, नेगेटिव साइन तो हमने पहले डिसाइड कर लिया था। क्यों? क्योंकि इसको इसे अट्रैक्ट करना है और वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। 5वां सवाल हो गया आप लोगों का। छठे सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा छठा सवाल क्या कह रहा है। फोर्स बिटवीन द टू आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r in vacuum is F। Now a slab of dielectric constant 4 is inserted between these two charges. If the thickness of the slab is r/2, then the force between the charges will become, ठीक है ना। देखिए a force between the two identical charges placed at a distance r in vacuum is F। दो चार्जेस हैं और दोनों के दोनों चार्जेस कैसे हैं, आइडेंटिकल है, तो Q और Q मान लीजिए, इनके बीच का सेपरेशन R ले लीजिए और इनका जो फोर्स निकल रहा है F वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। फिर ये क्या कह रहे हैं कि नाउ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 इज इंसर्टेड बिटवीन द टू चार्जेस इफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज इतना देन द फोर्स बिटवीन द टू बिकम। अब देखो, अब नया फोर्स निकालना है, फार्मूला लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q डिवाइडेड बाई R माइनस टी। टी कितना है, R/2 के बराबर, प्लस टी रूट के, तो टी कितना है फिर R/2 और K की वैल्यू कितनी है, 4 है। कुल मिलाकर ये सब लिख के आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि नया फोर्स क्या होगा। स्लैब की थिकनेस कितनी दे रखी है ये, और यहाँ पे क्या लगेगा, स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R माइनस टी प्लस टी रूट के, तो ये हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई अगर करोगे, ध्यान से देखो यहाँ पर, तो ये 2 से 2 कट गया, R आ गया, और ये R और R 2R आ गया, 2R में से R/2 निकला तो 3R/2 हो गया। अब ध्यान से देखो, अब अगर ये 3R/2 हो गया तो ये आपका हो जाएगा 1/4 F डैश मान लो इसे, एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q डिवाइडेड बाई, ऐसे मान लो 3R/2 का R माइनस टी प्लस टी रूट के, ठीक है। और K क्या है, K आपका है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो ऐसी परिस्थिति में ये हो जाएगा 4/9 और बाकी अंदर क्या लिखा हुआ है, F लिखा हुआ है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, अब अगला सवाल देखेंगे। 7वां प्रश्न देखें। 7वां प्रश्न क्या कहता है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 4, क्या लिखा है, 4.4 मीटर डायमीटर है, जब सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना, देन चार्ज ऑन द स्फीयर इज। अब देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q/A होता है।
तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, और एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। अब सिग्मा आपको दे रखा, अब देखो इसमें डायमीटर दे रखा है 4.4 मीटर, तो अगर डायमीटर 4.4 मीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2.2 मीटर। तो आप रेडियस यहाँ पे 2.2 मीटर यूज़ कर लीजिएगा। और आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कितनी दे रखी है, सिग्मा दे रखी है आपको 60 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। द चार्ज ऑन द स्फीयर इज, अब चार्ज ऑन द स्फीयर निकालना है तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। अब एरिया और सिग्मा ऐसा वैल्यू रख कर सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसको आप फटाफट जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे सीधे सीधे 8वें सवाल की। A hollow insulated conducting sphere is given a positive charge 10 microcoulomb. What will be the electric field at the center of the sphere if its radius is 2 मीटर। देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर हम किसी चार्ज के किसी बॉडी के सरफेस पे कितना भी चार्ज क्यों ना दे दें, उसके अंदर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो इन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इफ इट्स रेडियस इज 2 मीटर। तो अब इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अंदर के किसी भी पॉइंट पे जीरो होती है, तो ऐसी कंडीशन में सेंटर पे भी जीरो ही होगी। तो ये अच्छा सवाल था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, पहला ऑप्शन सही है। 9th प्रॉब्लम देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट सफिशिएंट टू बैलेंस द अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन एन इलेक्ट्रॉन विल बी। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या पूछ रही, इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, और ये माइनस साइन को लेके मत परेशान हो ना, वो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। तो आप सीधे सीधे लगा दो QE बराबर mg, Q की जगह E ले लो। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें निकालनी है, मास इलेक्ट्रॉन का तुम्हारे को इसमें देखो दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31। G की वैल्यू तुम 10 लेना, और E की वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻19। अब सिंप्लीफाई करिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। पहला ऑप्शन आपका एकदम सही है। चलिए, पहला ऑप्शन इसका सही है, ध्यान रखिएगा। 10वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस दिस एंड दिस आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। ये जो दोनों चार्जेस हैं इक्वल और अपोजिट हैं, नेचर में अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो ये कैसा करेगा, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल डिफाइन करेगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। What is the electric field at midpoint O of the line AB joining the two charges। अब यहाँ पर मिड पॉइंट पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अब इसमें क्या है, बहुत आसान है। तुम्हारे पास देखो यहाँ पे चाहो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला फॉर्मूला लगा लो, उससे भी आंसर आ जाएगा, है ना। और चाहो तो तुम प्रॉपर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लो। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, टोटल 20 है, तो ये 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर हो गया, और ये भी कितना हो गया 0.1 मीटर हो गया। अब इस नेगेटिव के कारण फील्ड किधर है, इधर, इस पॉजिटिव के कारण इधर है, और दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, सेम है, क्योंकि चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 डेट इज 2E1, और E1 होगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और R की वैल्यू कितनी है 0.1 मीटर है, और Q की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। वैल्यू रखो, आंसर अपने आप आ जाएगा। और इसका ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, 10th का पहला ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिए, 11वां सवाल देखिए। अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद अ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज इतना, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। बहुत ही आसान सवाल है। Q इज इक्वल टू यहाँ NE लगाइए, Q की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁷ दे रखी है, N निकालना है, ये 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/1.6 इंटू 10⁻12। अब इसे डिवाइड कर लीजिए, तो आपका आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखो ज़रा ध्यान से, क्या क्या वैल्यू दे रखी है। 3 इंटू 10⁻⁷ एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो Q इज इक्वल टू NE लगाया और E की वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई किया, और 19 में से 7 निकल गया तो 12 बचा, और ये बचा, तो ये 10⁻12 करके आना चाहिए, ये आना चाहिए आपका। करके ही दिखा देते हैं, डेसिमल हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे,
16 एकम कितना होता है, 16 होता है, डेसिमल लगाया। अब ये 16 एकम 16 14, तो कितनी बार जाएगा ये ये 16 × 85, 16 × 96, 16 × 7 112, 16 × 85, 16 × 96, 16 × 7 16 × 128 और 128 है, और उधर क्या था 120। फिर से करेंगे तो ये 7 बार 1.87 × 10⁻12। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, ध्यान से देखिए, सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं, इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए 12वें सवाल पे चलते हैं, जल्दी से समझिएगा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वलेंट टू। अब देखिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम भी होती है, जूल पर कूलम भी होती है, सॉरी जूल पर कूलम कहाँ होती है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट इक्वलेंट टू। तो ये आपका हो गया, जूल पर कूलम क्या होता है, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है ना, तो इसलिए आपका 20/W/Q। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, 2, क्योंकि इन्होंने पूछा है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वलेंट टू। नॉट इक्वलेंट टू कौन सा हो जाएगा, जूल पर कूलम, क्योंकि ये उसकी किसकी होती है, W/Q, ये क्या होता है, वोल्ट। तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है। तो इसका आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है, अब 13वां सवाल देखिए। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इट्स वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो क्या होगा, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सर्किल, सर्किल नहीं होता है, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन पैराबोला होता, लेकिन तब जब ये वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड से 0 या 180 के अलावा कोई एंगल बनाती है, लेकिन ये गड़बड़ कर रही है क्योंकि ये उसी की लाइन में है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, अब ये समझना पड़ेगा। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इट्स वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है और इलेक्ट्रॉन की गति भी इधर ही को है, तो ऐसी स्थिति में इस पर फोर्स इससे उल्टी दिशा में लगेगा, और जब फोर्स उल्टी दिशा में लगेगा तो ये क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। 14वां सवाल देखो, एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड लाइन ऑफ फोर्स। देखो वो 90 डिग्री होता है, आपको पता ही है, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बता रखी है, ठीक है। अभी फटाफट 15वां सवाल देखते हैं। 15वां सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कौन इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सरे, गामा रे, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। ऑब्वियस सी बात है अल्फा पार्टिकल करेंगे, तो चौथा ऑप्शन आपका सही है। 16वां देखिए, क्योंकि बाकी किसी पे कोई चार्ज नहीं होता। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टूवर्ड्स एक्स एक्सिस एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई डायरेक्शन, देन पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। आपको मालूम है कि फील्ड और इलेक्ट्रॉन के बीच में एंगल 90 डिग्री है, मतलब अदर देन 0 एंड 180, तो ऑब्वियस सी बात है ये पैराबोलिक पाथ पे चलेंगे। तो ये भी एक अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था। 17वें सवाल पे देखिए, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया बच्चों, फिर तीसरा ऑप्शन सही हो गया। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट में एक्सपीरियंस। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल है, इसका कई सारी किताबों में सवाल का आंसर भी गलत दिया हुआ है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर टॉर्क लगेगा या उस पर फोर्स लगेगा, उस पर जो भी कुछ लगेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका ओरिएंटेशन क्या है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, डिपेंड्स अपॉन द क्या लिखा है ये, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल। डिपेंड्स अपॉन द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वेरी कर रही है उसका, और उनका और जो आपका डाइपोल है उसका पोजीशन और ओरिएंटेशन किस तरीके से किस एंगल पे रखा है, इन सारी चीज़ों पे ही डिपेंड करेगा। हम सीधे सीधे ये नहीं बता सकते कि उस पर फोर्स लगेगा ही लगेगा, इस पर टॉर्क लगेगा ही लगेगा, जब तक कि हमें उसके ओरिएंटेशन और फील्ड के बारे में पूरी नॉलेज ना होती। बहुत ही अच्छा सवाल था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 4 सही है। अभी 5वां देखिए, अब देखिए 18वां सवाल। अब हम लोग 18वें सवाल की बात करने जा रहे हैं। तो 18वें सवाल में क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस 2 × 10⁻⁻6 कूलम इज सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर
is placed in electric field of 2 into 10 की पावर 5 कूलम, the maximum torque on the dipole will be। अब देखो इसमें मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, ध्यान से देखिएगा। An electric dipole consists of two opposite charges is separated by a distance of 3 सेंटीमीटर। तो 12 कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की यार वैल्यू में कुछ गड़बड़ है, मैं भी इसमें करेक्शन करवा देता हूँ, इन्होंने कुछ गलत टाइप हो गया है। मुझे लग रहा है शायद यूनिट गलत हो गई है। फिलहाल मैं इसकी देख लेता हूँ क्या है, उसे सही मिलेगा आप लोगों को। 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम फिलहाल हम ले रहे हैं, इसमें शायद कूलम लिखा हुआ है, इसे सही करना पड़ेगा। द मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डाइपोल, तो मैक्सिमम टॉर्क टाउ पी के बराबर होता है साइन थीटा में थीटा 90 ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्यू कितना दे रखा है, क्यू आपको दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। तो क्यू इंटू 12, तो 2 और 3 इसको मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा, और ये 10 की पावर -8 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10 की पावर 5 ले लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो ये आंसर कौन सा सही आ रहा है, 12 इंटू 10 की पावर -3 इंटू न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो ये जो है इसमें करेक्शन है, और वो करेक्शन तो मैं भी करवा दूंगा, तो आप लोगों को सही मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर ले रहा हूँ, ये करेक्शन मैं भी करवा देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद फिर जो अगला पॉइंट आता है 19वां प्रश्न आता है। 19वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन डाइपोल ऑफ मोमेंट पी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन डाइपोल ऑफ मोमेंट पी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो टॉर्क जो लगता है उसका फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, वेक्टर फॉर्म मैंने बता रखा है आपको, P क्रॉस E होता है, तो वो आप सीधे सीधे लिख देंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अभी अगला सवाल देखेंगे, 20वां सवाल है। तो इसमें कौन सा सेकंड ऑप्शन सही है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इतने मीटर अपार्ट इज। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, बहुत आसान है। एक प्लस ई है, एक माइनस ई है, और उनके बीच में जो सेपरेशन दे रखा है 12 जो है, वो 12 आपको दे रखा है 4.3 नैनोमीटर। तो 4.3 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, और यहाँ से आप P की वैल्यू निकालेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 4.3 इंटू 10 की पावर -9, ख़त्म। तो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलना होगा मिल जाएगा। अब इसके बाद अगला सवाल देखिए, 21वां सवाल। इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ द फेस विल बी। देखो जब सेंटर पे रखा हुआ था तो मैंने बताया था कि जो फ्लक्स होता है वो 6 के 6 फेसेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो क्योंकि टोटल फ्लक्स जो एसोसिएट करता है किसी भी क्लोज सरफेस से Q/ε0 होता है, तो किसी एक सरफेस से अगर 1/6 आ रहा है, क्योंकि 6 फेसेस हैं तो इक्वली बटेगा, तो 1/6 आएगा, तो Q/6ε0 हो जाएगा, और ऑप्शन 1 आपका सही है। ठीक है, अभी जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं इसमें आपके सीखने के लिए। इसको सब लोग अपनी कॉपी में भी अलग से एक बार लगाएंगे ज़रूर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अभी 21वां हो गया, 22वां सवाल देखेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज प्रोपोर्शनल टू। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है फॉर्मूला आपको याद होगा, λ/2πε0r। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है। अब जरा 23वां सवाल देखिए, ये कौन सा था, ये 22वां था। An electron having charge E and mass m is moving in a uniform electric field E. Its acceleration, देखो फोर्स कितना होगा, Q इंटू ई के बराबर, मास से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो सही है तीसरा, QE/m, इट्स एक्सेलरेशन विल बी। ठीक है, अब अगला जो है वो देखिए, कह रहे हैं कि गॉस लॉ इज़ वैलिड फॉर। तो गॉस लॉ किसके लिए वैलिड है, गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। एनी क्लोज सरफेस ओनली रेगुलर क्लोज सरफेस, एनी ओपन सरफेस ओनली रेगुलर ओपन सरफेस,
एनी क्लोज सरफेस, सिर्फ सरफेस क्लोज कर दो, उसके बाद वो सरफेस कैसे भी हो सब चलेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 24वें का पहला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो 24वें का हमारा पहला ऑप्शन सही है। अब देखिए 25वां और आखिरी सवाल जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको देख लेते हैं। उसमें कह रहे हैं द इनवर्ड एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज सरफेस इन यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आर रिस्पेक्टिवली 8 × 10⁻3 4 × 10⁻3 द टोटल चार्ज इनसाइड द सर्फेसेज, द टोटल चार्ज इनसाइड द सर्फेसेज। अब देखो तुम्हारे को यहाँ पर क्या पता है, जरा ध्यान से देखो। द इनवर्ड एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज सरफेस इन यूनिट आर इतना। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो इसमें एक चीज़ समझिएगा, इनवर्ड फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होता है। तो जो φ1 है वो तुम्हारा हो गया -8 × 10⁻3 और आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होता है, वो हो गया 4 × 10⁻3। तो जो नेट फ्लक्स हो गया टोटल, वो जोड़ जाड़ के कितना जगह, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो बचेगा -4 × 10⁻3। और अगर आपको फ्लक्स पता चल गया है और आपको क्या निकालना है, टोटल चार्ज इनसाइड, तो φE = क्या होता है Q/ε0। तो Q कितना हो जाएगा, φE लिखा 4 × 10⁻3 और एप्सिलॉन 8.85 × 10⁻12 मल्टीप्लाई करने पे इधर 800 मतलब ये 35 के आसपास जाएगा और ये 10⁻9 के आसपास रहेगा ना। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 4 × 10⁻, इसमें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं एक बार चेक कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं एन इनवर्ड एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज सरफेसेस इन यूनिट इज इतना, ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली 8 × 10⁻3 एंड 4 × 10⁻3 द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो φ = Q/ε0, तो Q और ε0 8.85 × 10⁻12। तो अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा और ये आ जाएगा आपका, मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ माइनस में, 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 32, 32 और 34 और 4 × 8 = 32 और 32 में 3 जोड़ा तो 35 और डेसिमल लगाइए यहाँ पर 35.40 × 10⁻9 या फिर 3.54 माइनस साइन के साथ में × 10⁻8। ये आंसर बच्चों आना चाहिए। इसमें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी मुझे को नज़र आ रही है तो वो मैं अभी चेक करवा लूँगा, या 1 मिनट रुकिए। इसमें जो ऑप्शन है वो ε0 को बिना सॉल्व किए दिया हुआ है, तो 4th ऑप्शन सही है। हाँ ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसको सॉल्व नहीं किया, सॉरी ε0 ही रखे रहने दिया। तो उस हिसाब से फिर इसका कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, 4th ऑप्शन सही है। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा पेपर किया होगा और फिर हम क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग ZTS का डिस्कशन कर रहे हैं और इसमें भी वो पार्ट जो है, जो हमारा वाला पार्ट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले सर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, विक्रम सर, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से डिस्कस करेंगे। 25 तक का डिस्कशन ऑलरेडी अच्छे से हो चुका है और अब हम लोग डिस्कशन करेंगे 26 से। इफ़ E and G respectively denote energy and gravitational constant, then E/G has the dimension of। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। E क्या है, एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन ml²T-2 और G क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन m-1 L³ T-2। अब ये कह रहे हैं E/G, दोनों को डिवाइड करो, क्या मिलेगा, m⁻², L⁻1 और t बचेगा नहीं, t⁻0। तो ये आपका रेशो निकल आएगा, ठीक, समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या कह रहा है बच्चा, द डायमेंशन ऑफ ½ ε0 E², ½ ε0 E² का डायमेंशन पूछ रहा है। देखो पहली बात तो इसका तरीका, आप एक काम ये कर सकते हो कि ε0 का डायमेंशन निकाल लो, E का डायमेंशन निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है,
तरीका ठीक क्या होता है कि एनर्जी डेंसिटी के दो फॉर्मूले हैं। एक फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, और दूसरा फार्मूला होता है हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये दोनों हमारे एनर्जी डेंसिटी होते हैं कि नहीं होते? इनका हो जाएगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम यानी कि एल क्यूब। तो ये आएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 आएगा कि नहीं? ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? सीधा सीधा आंसर थर्ड वाला। द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ एम एल टी आर। बहुत आसान है। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, बच्चा जानता है रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस जो है करंट को अपोज करता है ना, करंट को अपोज करता है। अब ये देखो, अगर आपको इसका डायमेंशन निकालना है तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम लोग हीट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो आर का फॉर्मूला हीट अपॉन आई स्क्वायर टी। तो आर का क्या हो गया, हीट एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए स्क्वायर इंटू टी। तो ये क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 और ए माइनस 2। ये आर का डायमेंशन हुआ कि नहीं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 और ए माइनस 2। ये वैल्यू आ जाएगी डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यहाँ पर ए की जगह उसने आई लिखा हुआ है, देख लीजिए। आर का हो गया एच अपॉन क्या, आई स्क्वायर टी। हीट का एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, तो ये टी माइनस 3 आएगा। ए माइनस 2 की जगह वहाँ पर आई माइनस 2 लिखा है, एम एल स्क्वायर टी माइनस। तो इसमें आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आइए नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी अभी हम लोगों ने निकाला था। जी का डायमेंशन क्या होता है, m माइनस 1 एल की पावर 3 टी माइनस 2। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन विल बी द सेम एज दैट ऑफ टाइम। देखो बच्चा, टाइम कांस्टेंट होता है, 30 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, टाइम कांस्टेंट होता है एल अपॉन आर, टाइम कांस्टेंट होता है आर सी। तो इन दोनों के जो डायमेंशन है ये टाइम से मैच करेंगे। क्लियर है? तो एल अपॉन आर ये किससे मैच करेगा, टाइम से। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन द विस्कस फोर्स दे रखा है, और इन्होंने कहा है कि कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन बताइए। देखो फॉर्मूला दिया जरूर है, लेकिन उसको इमोशनली मत लेना, है ना। क्यों? उसने सीधा सीधा कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन पूछा है। तो ईटा का डायमेंशन होता है एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। इसी साल नीट में आया है, सेम ईयर, इसी साल। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डायमेंशन तो इसी का पूछा जाता है, तो इसका तो आपको याद होना चाहिए। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, if force, acceleration and time are chosen as fundamental physical quantities, find the dimension of energy। किस किस को लिया बच्चा, फोर्स, फिर एसलेशन, फिर टाइम। पूछ किसका रहा है, वो पूछ रहा है वो एनर्जी का डायमेंशन। एनर्जी होता है बेटा फोर्स वर्क के बराबर, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्यों, ये तरीका कैसा रहेगा, यही तो ठीक रहेगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एसलेशन क्या होता है, एसलेशन होता है एल टी माइनस 2। तो यहाँ से एल क्या होगा, एल हो जाएगा ए अपॉन टी माइनस 2। तो ये हो जाएगा ए टी की पावर 2, उठा करके रख दो। तो ई इक्वल टू क्या आएगा, एफ ए टी स्क्वायर। खत्म, आंसर एफ ए टी स्क्वायर फर्स्ट आंसर है। अगला देखिए, अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द क्वेश्चन नंबर 33। A physical quantity of the dimension of length that can be formed out of Cg is and E square upon 4 pi epsilon naught is। अब ये कह रहा फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन किससे मैच हो रहा है, L से। अब इसको करने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप सबके डायमेंशन चेक कर लो। कौन कौन सी क्वांटिटी दी है बेटा, इसमें जो क्वांटिटी दी है सी दी है, दूसरा जी दिया है, और तीसरा दिया है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दिया है सी जी और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया है।
ई स्क्वायर अपॉन, ये जो ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 है ना, ये एफ आर स्क्वायर के बराबर होगा। और एफ आर स्क्वायर का मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो? ये आएगा एम एल की पावर 3 और t-2 आएगा। एम एल की पावर 3 आएगा और t-2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये तुम्हारा डायमेंशन इसका आखिरी वाले का हो गया। अब हमको डायमेंशन केवल लेंथ के चाहिए, हमें C और G इनका यूज़ करना है। बात खत्म। तो सारे ऑप्शन हम लोग चेक करते चले जाएंगे, जिस ऑप्शन में हमारा मैच कर जाएगा वो हो जाएगा। अब इसमें देखिए मैं मैच करा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सब में आपको चेक करना, जैसे मान लीजिए ये आपका लास्ट से शुरू करते हैं, 1/c² इंटू, और ये क्या हो गया जी E² अपॉन 4πε0, यही तो आएगा। ये कितना हो गया 1/L² t की पावर -2, इसकी पावर 1/2 है। जी का क्या होता है m-1 L की पावर 3 t-2, और इसका क्या निकल के आ रहा था, इसका निकल के आ रहा था m L की पावर 3 t-2, ठीक। अब ये देखो क्या हो गया यहाँ से t-2 ml की पावर 3 t-2, यही तो वैल्यू आएगी। एफ आर स्क्वायर है, यहाँ पर फोर्स का क्या होता है, फोर्स का जो होता है ml t-2, इसका क्या होता है L², तो ml की पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल गया देखो, इसकी पावर 1/2 है। ये देखो m-1 कट गया m से, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका, है ना, 1/L² t की पावर -2, और ये देखो L की पावर 6 t की पावर -4, तो क्या बचा यहाँ से पावर 1/2, ऊपर आएगा L की पावर 3 और t की पावर -2, नीचे L² t की पावर -2, तो L नहीं बचेगा, केवल क्या बचेगा बताओ, L बचेगा केवल, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक। ऐसे करते हैं। अगला देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 34, इसके बारे में बात करें। एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एनर्जी का डायमेंशन बोलो ml-2, ठीक, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी का डायमेंशन बोलो L-1। क्या पूछ रहा है वो है, टाइम तो फंडामेंटल है ये। सरफेस टेंशन का पूछ रहा है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला वर्क अपॉन एरिया होता है, आपको याद है कि नहीं याद है, और वर्क होता है एनर्जी, एरिया हो जाएगा L²। तो हम लोग यहाँ से एक काम करें, यहाँ से L निकाल लेते हैं, L आएगा V/T की पावर -1, तो V × T आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा E/ और V² T² आएगा। तो ये क्या मिलेगा E V की पावर -2 और T की पावर -2, आंसर सेकेंड, ठीक। तो 33 का 4 था, इसका आपका सेकेंड था। उसके बाद आइए 35, if force, velocity and time are chosen as fundamental units, the dimension of mass। बिल्कुल इसी मेथड से इसको भी निकाल लेंगे, सेम यही मेथड इसमें भी लगा दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स है, वेलोसिटी है, टाइम है। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम किसका पूछ रहा है, मास का। देखो यहाँ से वेलोसिटी होता है बेटा L/T, तो L आएगा V × T, ठीक। अच्छा, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, हमें मास का निकालना है, तो ml-T-2 होता है, तो F = आएगा m, ये आएगा Vt और T-2, तो ये आएगा देखो m V T-1, तो m क्या निकलेगा F/V और T-1, तो F V की पावर -1 और T, ठीक, F V की पावर -1 × T, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया है आपका 36 वाला, क्वेश्चन नंबर है 36। टर्पंटाइन ऑयल इज फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ इतने लेंथ, फॉर्मूला दिया ईटा का,
where v is the velocity of oil at a distance x from the x axis. The dimension of यहाँ पर निकालना है p, डायमेंशन ऑफ पी आर, p के डायमेंशन पूछ रहा है। तो अगर p का डायमेंशन निकालेंगे तो ये होगा ml - 1 t - 2। अब देखो कोई भी फॉर्मूला हो, प्रेशर का डायमेंशन सेम रहता है। किसका डायमेंशन? प्रेशर का डायमेंशन सेम रहता है इसमें। क्लियर? प्रेशर का डायमेंशन जो है वो सेम रहेगा, ml - 1 t - 2, फोर्स अपॉन एरिया। अगला देखिए क्वेश्चन 37, क्वेश्चन नंबर है 37। P represents radiation, pressure C represent speed of light, S represent radiation energy striking per unit area per second. The non-zeroed integer x, y, z are such that। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन देखिए 37 में P क्या है? रेडिएशन प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन होता है ml - 1 t - 1, ठीक। उसके बाद C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है lt - 1, और उसके बाद S क्या है? S है एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो ये आएगा देखो ml² t - 2, एरिया l², और पर सेकेंड यानी कि t कट गया, तो ये आएगा mt - 3। ये किसका डायमेंशन हो गया बताओ? ये डायमेंशन हमारा S का हो गया। अब डायमेंशन लेस कौन होगा? समझ रहे हो? P की पावर x, S की पावर y, C की पावर z। कह रहे इनमें से डायमेंशन लेस कौन होगा? पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, है ना। इनको आप देखो रख करके देख लो, और कोई तरीका है नहीं। अब P की पावर x, S की पावर y, देख रहे हो? P की पावर x, S की पावर y और C की पावर z, यही तो है। P क्या हो गया बेटा? P की वैल्यू आ गई ml - 1 t - 2 आ गई, ठीक। इसकी पावर x, और उसके बाद S क्या है? S का आ गया mt - 2, mt - 3 सॉरी, की पावर y, और C कितना है? lt - 1, इसकी पावर z। यही तो आएगा कि नहीं? अब देखो ये कितना आया? m की पावर x प्लस y, l की पावर -x, है ना, और प्लस यहाँ पर z है, देखो प्लस z, और t की पावर क्या है? -2x और -3y और -z, यही तो है, ठीक। x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड, और ये कितना है? ये वैल्यू। अब कह रहा है डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? डायमेंशन लेस मतलब x प्लस वाई 0 होना चाहिए, क्यों? -x प्लस जेड भी 0 होना चाहिए, -2xy -3y -z 0 होना चाहिए। अब आप कुछ मत रखिए, चारों ऑप्शंस को रख रख करके देख लीजिए किसमें 0 हो रहा है। x और y 0, यानी कि एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक प्लस और एक माइनस के तीन ऑप्शन है, 2 3 4। फिर आगे देखो -x प्लस जेड मिला करके 0, x का माइनस कर दो प्लस का z 0, थर्ड आंसर आ रहा है। ऑप्शन चेक कर लीजिए बेटा, और कुछ मत करिए। अगला देखिए, द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन f ऑफ अ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज गिवन बाय वेयर a इज द डायमेंशनलेस वैल्यू ऑफ x एंड y आर। तो देखो इन्होंने फ्रिक्वेंसी की बात की है ना। वाइब्रेशन किससे हो रहा है? स्प्रिंग से। बात किसकी हुई है बेटा? फ्रिक्वेंसी की। 38 फ्रिक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू मास की पावर x और k की पावर y, f इक्वल टू डायमेंशन इक्वल टू m की पावर x, k की पावर y। ये क्या होता है बच्चा? t माइनस 1, m की पावर a, k क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो ये कितना हो जाएगा? फोर्स अपॉन लेंथ, तो एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल, कट गया देखो, एम टी माइनस 2 आ जाएगा। और यहाँ पर m की वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ देखो ये पावर आ गई, देखो आपकी a है, और इधर वाली पावर क्या है? ये वाली देखो x है, और इधर वाली y। ये देखो x प्लस वाई 0 आएगा।
और ये देखो t की पावर यहाँ -1 है और वहाँ कितनी है -2y, कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू 1/2 आ गया। तो y आपका 1/2 आ गया, वैल्यू आ जाएगी। ये -1/2 +1/2। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 ये क्या कह रहा है, द इंटरवल्स मेजर्ड बाय अ क्लॉक गिवन बाय द फॉलोइंग रीडिंग्स 1.5 to 1.24 एंड 1.2s है ना, सब दे रखा 28। व्हाट इज द परसेंटेज एरर फॉर द ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले देखिए सबका एवरेज निकाल लो, 1.25, 1.24 और 1.27 फिर 1.21 सब दिया है कि नहीं। ये कितना है बेटा 5, 4, 9, 110 और 7 क्या हो गया 8, 4, 12, 5, 17 7 आया। फिर आया 1, 1, 2, 3, 4 8 और 1 9, 1, 2, 3, 4 4.97 1, 2, 3, 4 4 से डिवाइड कर लो, एवरेज वैल्यू आएगी। फिर इनका एरर का डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, इनका एरर का डिफरेंस निकाल लेंगे। 4.97 है तो जब मीन वैल्यू निकालोगे तो 4.97 डिवाइडेड बाय 4 होगा। फिर डेल्टा T1 निकाल लेंगे, डेल्टा T2 निकाल लेंगे, डेल्टा T3 निकाल लेंगे, डेल्टा T4। फिर क्या होगा डेल्टा T बार निकाल लेंगे, डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4 अपॉन 4। फिर परसेंटेज निकाल लेंगे, ये कितना आएगा इंटू 100, ये वैल्यू आ जाएगी। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, ये है परसेंटेज। ठीक, अब क्या कह रहा है इसमें 1.6 इसका आंसर आ रहा है। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर है 40, 9.99 माइनस 0.0099 ये कितना आएगा। तो आप सबसे पहले तो उसको माइनस कर लो, सबसे पहले आप माइनस कर लिया करो। ओके 0.0099 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा बोलो 1 आएगा। आएगा, ये देखो 10 हुआ, 10 में से 9 गया 1, फिर ये 9 बचा है ना भाई, यही तो होगा। तो ये आएगा 0, ये आएगा 8, ये आएगा 9, तो 9 क्या होगा 0.98 फर्स्ट आंसर है। डेसिमल के बाद केवल 2 डिजिट तक लिखेंगे, डेसिमल के बाद केवल 2 डिजिट तक लिखेंगे, ओनली 2 डिजिट्स। ठीक है, ये वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखिए, अ स्क्रू गॉज हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 मिलीमीटर एंड देयर आर 50 डिवीजन इन इट्स सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज। वेरी गुड क्वेश्चन है ना। इसमें करेंगे क्या भाई, इसमें करेंगे क्या, करेंगे हम लोग ये कि भाई लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। हो गया, पिच कितना है, पिच हमारा है निकालना है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 50 और लीस्ट काउंट कितना है 0.01। तो ये हमारा पिच कितना निकल आया, पिच निकल आया यहाँ से 50 इंटू 0.01। आ गया कि नहीं आ गया, तो आंसर आ गया 0.5 मिलीमीटर, ये आंसर है। ठीक, अगला देखिए, ए स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजरिंग द थिकनेस ऑफ स्लैब विद अ वर्नियर कैलिपर्स whose 50 divisions of main scale. He noted that 0 of vernier scale is between 7 and 7.05 mark of the main scale, 7 and 7.05 mark of the main scale and 23rd division of vernier scale exactly coincide the measured value of the thickness. तो देखो इसका मैंने तरीका बताया है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, इसमें वर्नियर कैलिपर 50 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी कि इसमें कितने डिवीजन है 50, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं, ये आपके 50 हैं। अब उसके बाद क्या हो रहा है ना, जो वो है क्या कहते हैं, हाँ
जो आपका मेन स्केल है जिसको पिच कहते हैं, समझ में आ रहा है, जो आपकी वर्नियर कैलिपर है, सॉरी, जो मेन स्केल है वो देखो सेंटीमीटर में है। तो जो मेन स्केल डिवीजन हो गया तुम्हारा, वर्नियर स्केल डिवीजन है ये 50 है, ठीक। और जो मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है, वन मेन स्केल 1 सेंटीमीटर है ये। तो वर्नियर कैलिपर हु 50 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो मेन स्केल को कितना क्रॉस कर गया ये मेन स्केल को कितना क्रॉस कर गया, मेन स्केल रीडिंग, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है हम लोग कर लेंगे। मेन स्केल रीडिंग इसकी 7 सेंटीमीटर को क्रॉस कर गई है, और लीस्ट काउंट जो इसका है वो 0.001 सेंटीमीटर है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 23 डिवीज़न कॉन्साइड कर रहा है। अगर 23 कॉन्साइड कर रहा है तो यहाँ पर रीडिंग कितनी आ जाएगी, रीडिंग हमारी आ जाएगी, हैं रीडिंग हमारी आएगी, देखो 23 इंटू 0.001 आएगा, तो 0.023 आएगा, तो आंसर आएगा 0.7023 सेंटीमीटर, ये आएगा। अब इसमें एक काम करेंगे, इसको देखो बेटा 100 कर लो, मेन स्केल डिवीजन को कितना, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कितना कर लें 100, ये 1 सेंटीमीटर, ख़त्म बात, ऐसे कर ले, है ना। मेन स्केल डिवीज़न जो आपके हैं वो गलत है यहाँ पे, ये आपका मेन स्केल जो है वो डिवीज़न गलत दिए हुए हैं, वो सॉरी वर्नियर स्केल डिवीज़न, ठीक है, ये भाई 7.001 to 0.005, ठीक। तो ऐसे भी कर सकते थे, अगर इतना ना सोचना हो तो यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हो कि 7.00, तो जो मेन स्केल है डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक मेजर हो रही है, एक प्लेस और पीछे चला जाएगा तो लीस्ट काउंट निकल आएगा कि नहीं, एक प्लेस और पीछे चला जाएगा। देखो जो मेन स्केल के प्लेस होते हैं, जैसे मेन स्केल सुनो, मेन स्केल में मान लो मेजरमेंट 0.01 तक हो रहा है, तो जो क्या होता है बताओ, लीस्ट काउंट होगा वो एक पीछे और चला गया, ये होता है, एक और पीछे चला गया, समझ रहे हो ना, डायरेक्टली सोच लो। तो अगर मान लो मेन स्केल में तुम देखो तो 7.00 है, मतलब 2 प्लेस तक मेजर कर रहा है, तो एक प्लेस और पीछे चला जाएगा, आ रहा समझ में। और मेन स्केल है और 23rd डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द मेन स्केल। तो इसको ऐसे ही करो तुम, क्या कि यहाँ पर क्या करोगे भाई, मेन स्केल डिवीजन तुम्हारा कितना है बोलो, 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर रहा है, तो ये कहाँ तक मेजर करेगा, ऐसे करो, तो लीस्ट काउंट ऐसे निकल आएगा, क्योंकि उसने रीडिंग दी है ना वहाँ पर। अच्छा, थोड़ा क्वेश्चन टेक्निकल बन जाता है कभी कभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्या कह रहा है बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये देखो यहाँ पर देखो नॉर्थ है, ये तुम्हारा ईस्ट है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट, बाद वाले में से पहले वाला, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ये ऊपर से 30 डिग्री होगा, ये ऊपर से 30 डिग्री होगा, समझ रहे हो ना, ऊपर से 30 डिग्री, तो आंसर फर्स्ट। अगला देखो, इफ ए इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 ड्यू ईस्ट, है ना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर -5 है, तो बेटा वेस्ट में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, वेस्ट में, ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वेक्टर -5 है। द मैग्नीट्यूड ऑफ x component of vector is 3 and magnitude of vector is 5, what is the magnitude of y component, बहुत बढ़िया। क्या क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया हुआ है इसमें, x component जो दिया है वो 3, वेक्टर दिया है 5, वेक्टर क्या होता है अंडर रूट ऑफ x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो ये 5 है, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 y का स्क्वायर, तो ये देखो 4 आ जाएगा, आंसर 4। द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, दोनों को ऐड करके और मैग्नीट्यूड से डिवाइड, ठीक। क्या हो गया,
एक वेक्टर हमारा ये है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। वेक्टर दूसरा कौन सा है, -i कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप। दोनों को ऐड करो, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3i कैप प्लस 9j कैप माइनस 2k कैप। ये हमारा a प्लस बी है, इसका नाम c रख लो। तो c का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया, √9 प्लस 81 प्लस 4। यही तो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। आप इसका स्क्वायर कर लो, ठीक। यहाँ पर 4 था, 4 माइनस 1, ये आपका 3 आ गया, ठीक है ना, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो रहा है दूसरा, ठीक है। दूसरा इसमें क्या आ रहा है, ये 3 था, है ना, और ये कितना है +3, तो 3 3 6, सॉरी 9 नहीं, अगला कितना है 6 और -8 तो -2, ठीक। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो ये कितना आ गया बेटा, है ना, ये देखो 4 40 और 49, 49 का मतलब 7। तो आंसर कौन सा आ जाएगा बताओ, ये जो भी वेक्टर आया है इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 1/7 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। ये आ रहा समझ में, कुछ नहीं करना, पहले वेक्टर को ऐड कर देना है, फिर उनका क्या निकाल लेना है बताओ, यूनिट वेक्टर निकाल लेना है। अगला देखो 47 एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज गिवन बाय। क्वेश्चन नंबर आपका 47, क्या दिया है बेटा, एक वेक्टर दिया है 6i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। दूसरा वेक्टर कौन सा है 7i कैप प्लस 4j कैप प्लस, है ना, प्लस 4k कैप। आ गया। अब क्या पूछ रहा है, एंगल, बहुत बढ़िया। कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, a डॉट बी अपॉन ए बी, पढ़ा है, कर दो। कॉस थीटा a डॉट बी करो है 42, ये कितना यहाँ पे 4 है, 4 6 जा 24 प्लस ये कितना -12 अपॉन ए बी √36 प्लस 36 प्लस 9, फिर √49 प्लस क्या हो गया 16 प्लस 16, ठीक, ये होता। अब आप सॉल्व कर लो तो एंगल निकल आएगा, ठीक। साइन इनवर्स कॉस, कॉस करके निकाल लो तो साइन में आ जाता है, ठीक है। ये अगला देखिए, इफ अ वेक्टर p मेकिंग एन एंगल अल्फा बीटा गामा रिस्पेक्टिवली विद x y z, देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होगा, क्या हो गया देखो इसमें। सबसे पहले क्या है, याद रखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा 1 है। तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये आपका 2 आ जाएगा, आ जाएगा। ये टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय इतने एंड इतने, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वेरी गुड। 49 क्वेश्चन, एक वेक्टर कितना दिया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, दूसरा कितना दिया है 3i कैप माइनस 2j प्लस k, ठीक। अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चा, a क्रॉस b, निकाल लो, a क्रॉस b कर लो, a क्रॉस b करोगे तो ये देखो डिब्बा बन गया, यहाँ पे बॉक्स बना लो, i कैप j कैप और k कैप, 1 2 3, 3 -2 और 1, ये क्या हो गया i कैप, ये देखो 2 × 1 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 6 आ गया, फिर माइनस j, 1 × 1 1, माइनस 3 3 जा 9, फिर प्लस k, ये आएगा माइनस का 2 और माइनस का 3 2 जा 6,
क्या मिला देखो 8i कैप, ये आएगा प्लस 8j कैप और माइनस 8k कैप। तो जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 8√3 आ जाएगा। ठीक, ये इफ a क्रॉस b इक्वल टू a डॉट बी देन वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है a डॉट बी के। ये देखो, ये होता है ए बी साइन थीटा, ये होता है ए बी कॉस थीटा, होता है कि नहीं? ये दोनों आपस में, भाई यही तो होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है बोलो बराबर। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। तो क्या हो गया, दोनों को आप इक्वल कर दो, और जैसे ही इक्वल करोगे तो ये कितना आएगा, ए प्लस बी आएगा, है ना। ये तुम्हारा ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा है, ए क्रॉस बी क्या है, ए बी साइन थीटा हो गया तुम्हारा। ठीक, अच्छा यहाँ पर जो है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, ये भी सेम, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर, तो टेन थीटा 1, तो थीटा कितने डिग्री है, 45 डिग्री है। क्यों भाई, अगर दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या है, ए बी साइन थीटा ए बी कॉस थीटा आपस में बराबर है। अगर ये बराबर है तो थीटा कितना आ जाएगा, 45। अब थीटा अगर 45 है तो रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस 45 तो 1/√2 आ जाएगा। तो ये क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab की पावर क्या है, 1/2 है, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये तो ये आपका आंसर 4th हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो आज आपका हमने ये डिस्कशन करा दिया, और पेपर आसान था, पेपर टफ नहीं था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो बिगनिंग के देखो टेस्ट हैं तो हम बेसिक एकदम करके लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।